सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। ये प्रॉब्लम ना केवल इंडिया में बल्कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा ग्रेव हो चुकी है। और अभी क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग है मेरा, तो मैं बहुत सारी गलतियाँ करूँगा और सीखूँगा भी। तो आप लोग अपने फीडबैक देके मुझे थोड़ा इम्प्रूव करा सकते हैं। तो अभी मेरा ये लर्निंग चल रहा है, बाद में देखेंगे जैसा भी होगा, प्रोफेशनल वीडियोस बनाई जाएंगी। तो अभी मेरा ज़्यादातर वही टॉपिक मैं पिक कर रहा हूँ जो डायरेक्टली मेरे फ्रेंड्स के बीच में से, या कोई मेरा दोस्त या कोई सोसाइटी में जो डायरेक्टली दिखता है मुझे, मैं उसी पे डिस्कशन करना चाहूँगा। और क्योंकि इस पे मैं हेल्थ से रिलेटेड और इन सब चीज़ों पे मैं बहुत शुरू से ही, बचपन से ही मैं ओरिएंटेड रहा हूँ, तो चीज़ें पढ़ता रहता हूँ इन सब चीज़ों पे। और कुछ इसके लिए जो भी किया जा सकता है वो करने की हमेशा से चाह भी रहती है कि इसको कैसे सुधारा जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है लोनलीनेस और डिप्रेशन का, ये अभी इंडिया में तो मेट्रोपॉलिटन में बहुत ज़्यादा सीरियस है। और अभी गांव में और ये सब जगह तो मैं देखता हूँ कि अभी वो चीज़ नहीं इतनी फैली हुई है। पहले क्या होता था कि जब किसी के कोई बहुत ज़्यादा करीबी लोग होते थे, जैसे कोई फ्रेंड हो गया या कोई अपना अपना पार्टनर हो गया, हस्बैंड या वाइफ, कोई जिससे आप बहुत प्यार करते हो, अगर वो गुजर जाता था फॉर सम रीज़न, तो ये सिचुएशन होती थी। या बहुत ही फिनेंशियल डिस्ट्रेस आ गया और बहुत सिचुएशन ख़राब है, तो लोनलीनेस जैसी प्रॉब्लम्स आती थी। अभी मेरे पास एक दो दोस्त या कई सारे फ्रेंड्स आके मुझसे बात करते हैं कि यार बहुत ज़्यादा ना, बहुत परेशान रहता हूँ, डिप्रेस सा रहता हूँ मैं, या मुझे बहुत अकेलापन फील होता है। तो मैं वो देखता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उनके पार्टनर गए हुए हैं, वो भी अच्छे खासे कंडीशन में हैं, हेल्दी हैं, बच्चे भी हैं, हेल्दी हैं, पैसे की ना कोई कमी है। फिर भी ये प्रॉब्लम से वो झेल रहे हैं और अच्छे अच्छे खासे लेवल पे वो लड़ रहे हैं। वो भी देखना चाहते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, कैसे निकला जाए। तो ये सिचुएशन चल रही है। और अगर अलग कंट्रीज़ की बात करें तो अलग कंट्रीज़ में तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कंट्रीज़ में मिनिस्ट्री बनी हुई है टू हैंडल द लोनलीनेस। जापान में तो ये कंडीशन है कि जापान में आप 2-4 दिन आपके नेबर का दरवाज़ा बंद रहता है, और एक दिन उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आनी शुरू होती है, और दरवाज़ा खुलता है, पता चलता है कि कोई ओल्ड एज पीपल है, या कोई ओल्ड एज कपल है, वो मरा पड़ा हुआ है। उसको कोई देखने के लिए, टेक केयर करने के लिए है ही नहीं। और जापानीज़ यंगस्टर्स की ये सिचुएशन है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस चली हुई हैं जो आपको पैसे दे के, जो आप चाहे तो गर्लफ्रेंड होते हैं या बॉयफ्रेंड होते हैं, आप मिलते हैं कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और दे चार्ज वेरी लुक्रेटिव अमाउंट। आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है ये साथ लेने के लिए। तो ये सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड में। अभी इंडिया में काफ़ी बेटर है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन में ये भी बहुत ग्रेव है। या मेरा एक दोस्त है, बहुत ही रिमोट जगह रहता है, उसकी पोस्टिंग बहुत रिमोट एरिया में हो गई, तो वो भी थोड़ा बहुत वो भी हैंडल कर लेता है, क्योंकि वो चाहे बुक्स में अपने बुक्स लिखता है वो, और बहुत किताबें पढ़ता है, तो वो तो हैंडल कर लेता है। लेकिन बहुत सारे लोग कोलैप्स कर जाते हैं। तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं हम। पहले तो ये होता था कि पहले की जो सोसाइटी होती थी, हमारी जो फैमिलीज़ होती थी, वो हम लोग रहते थे जॉइंट फैमिली में। जब हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं तो हमारे यूएस के लिए और हमारे लिए कॉन्सेप्ट अलग होता है, क्योंकि उनके लिए जॉइंट फैमिली होता है कि अगर वो माँ बाप के साथ रह रहे हैं तो वो जॉइंट फैमिली है। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का मतलब होता था कि माँ बाप तो वहीं हैं, दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, और बुआ जी भी रह रही हैं साथ में, और बुआ जी की शादी हो गई है, शादी नहीं हुई तब तो रही हैं, या कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया, उनके पति ऐसे नहीं रहे उनके साथ में, तो भी आगे अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। इतना ज़्यादा बड़ा आज भी मेरे गांव में काफ़ी हद तक ऐसा ही है। लोगों का खाना ज़रूर अलग बनता है, बट हम एक कॉमन स्पेस को शेयर करते हैं। 30 to 35 पीपल के लोग एक साथ ही एक कॉमन स्पेस को शेयर करते हैं, जो कि अभी भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और हमारा लोनलीनेस होने का जो मुझे जो जो मैं समझ पाया हूँ पढ़ के या समझ के, उसमें यह है कि हम लोग अपनी व्यूज़ को लेकर इतने रिजिड हो चुके हैं कि हमें दूसरों के व्यूज़ को सुनना ही नहीं है। जो हम समझते हैं, जो हम जानते हैं, हम समझते हैं कि इट इज़ मी हु इज़ राइट एंड इट इज़ यू हु इज़ रॉन्ग। पहले हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आए, तो हम अपने, चलो ठीक है, चाचा चाची ताऊ को छोड़ के अपने माँ बाप के साथ रहना शुरू किए। अब माँ बाप से भी हमारी नहीं बनती, हम अकेले रहना शुरू कर रहे हैं। और
अपने पेरेंट्स, अपने पार्टनर के साथ, और अब तो ये सिचुएशन हो गई कि पार्टनर के साथ भी हमारा जम नहीं रहा है। हम इतने ज़्यादा अपनी व्यूज़ को लेकर रिजिड हो गए हैं कि हम उनके साथ भी रह नहीं पा रहे हैं। डिवोर्स हो जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती है और वो कल्मिनेट होता है डिवोर्स में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही कि हम अपनी व्यूज़ को फ्लेक्सिबल करें। जितना ज़्यादा हमारी व्यूज़ फ्लेक्सिबल होंगे उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगा, उतने ही लोग हमें एंजॉय करेंगे अपने अपने बीच में पाके, और हमें भी अच्छा लगेगा। और ये काम हम किया, ये काम करना ही चाहिए आपको। इस पहले मैं भी ऐसा ही था, मैं अपनी व्यूज़ को लेके बहुत रिजिड, हाँ मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। जितनी भी कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया या स्कूल या कॉलेज में, सब मेरे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त हैं। तो आप लोग को बहुत ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मैं भी अपने आप को कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल करो, रैशनल रहो। ऐसा है कि नहीं फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में आप इरैशनल हो जाओ, बट दूसरे की व्यूज़ को, दूसरे की बातों को आप रिस्पेक्ट दो। तो ये करना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो है करियर को लेके या शादी को लेके प्रोक्रास्टिनेशन, कि अभी मेरा पैकेज इतने का हो जाएगा, मैं 20 लाख कमा रहा हूँ, 40 लाख कमाने लगूंगा तब मैं शादी करूंगा। उस चक्कर में आपकी एज हो जाती है 35 to 40, और जब तो आप अपनी व्यूज़ को लेके और रिजिड हो जाते हैं। और शादी को लेके जब आप शादी करते हैं, पहली बात तो आप एक ही शादी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एज नहीं, पैसे तो हैं आपके पास, एज नहीं है। आप उसके साथ रहना शुरू करते हैं, जमता जमता नहीं जमता, डिवोर्स हो जाता है। मेरी वाइफ जिस स्कूल में पढ़ाती है वहाँ पे वो बताती है कि उसमें 50% जो 35 या 40s में ही होंगी, वो 50% ऑफ देम आर डिवोर्सी, या मेल भी हैं, वो भी डाइवोर्स्ड हैं, और सारे के सारे डिप्रेशन के यार एंग्जाइटी के इलाज पे चल रहे हैं। तो ऐसे व्यूज़ का, ऐसे चीज़ों का क्या फ़ायदा कि आप, मैं नहीं कहता कि सारे केसेस में जो है आपको, कुछ कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आप सच में अपने पार्टनर के साथ नहीं रह सकते। वो बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होते हैं चांसेस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ मैटर ऑफ योर व्यू पॉइंट। आप अपने उसको लेके बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हो। तो फ्लेक्सिबल बनो, पहला तो ये है। दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करो। मैंने भी ये गलती की कि मैंने भी शादी अपने 30s में की। कोशिश करो कि आप अपने कमाना शुरू कर रहे हो, करियर में जब आगे बढ़ना शुरू कर चुके हो, तो आप शादी करो और टाइम से बच्चे करो। अब कुछ लोगों का क्या है, शादी कर लेते हैं, बच्चे नहीं करते। आपकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती जाती हैं। शादी वाली चीज़ पे तो मैं बहुत ही डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ शादी को लेके, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम करिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज से पास आउट हो गए उनके 10 साल, मेरे साथ ही पास हुए थे, अभी भी वो सरकारी नौकरी उनका ड्रीम है। उस चक्कर में अपनी ज़िंदगी के 10 साल जो कि बहुत क्रीमी टाइम था, वो निकाल चुके हैं। आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए, आपको बनना है कि हाँ यूपीएससी क्रैक ही करना है, या फिर कोई एग्ज़ाम निकालना है, तो आप अपना शादी करिए, उसमें आगे बढ़िए, ताकि आप किसी के साथ रह पाओ। और कभी नहीं बनती है तो आपके पास ये स्कोप तो हो कि उसको छोड़ के मैं फिर से शादी किसी के साथ कर पाऊँ। आप जब 40s में ही शादी करोगे, तो अगर उससे नहीं बनती है, खुदा ना खास्ता कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, या हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए किसी का, या कुछ भी हो सकता है, अगर वो पार्टनर नहीं है तो आपके पास तो स्कोप ही नहीं है। आप तो 50 साल के हो चुके हैं, बच्चे ही आपके इतने लेट हो रहे हैं। तो आप चीज़ों को सेटल करिए टाइम पे, प्रोक्रेस्टिनेशन करना करिए बंद। दूसरा एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं दिन में 2-3 फ्रेंड से ज़रूर बात करता हूँ। मैं कभी ये नहीं देखता वो कॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर ही लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है बात करना, थोड़ा टाइम दे के दूसरों की सुनना। अगर दूसरों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं जेन्युइनली उसके बारे में सोचता हूँ कि कैसे उसको हल कर सकते हैं, तो इसी बहाने बात हो जाती है। तो आप लोग बात किया करिए, आप जहाँ पे रहा करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत फिलोसॉफिकल हैं तो किसी जो किसी फिलोसॉफिकल बंदे से मिलेंगे तभी बात करेंगे। आप राइटर हैं तो राइटर मिलेंगे तभी बात करेंगे। आप किसी से बात कर लिए, बात करना अच्छा होता है। हम तो पहले देखते थे कि जो गांव के लोग हैं, इवन आज भी, कि ठंड के टाइम पे जब आग जल जाती है तो लोग जो है बातों को इतना एंजॉय करते हैं कि उसमें 2 घंटे निकल जाते हैं। आप पता नहीं कौन सा काम लेके बैठे हुए कि 2 घंटे उसमें दे दोगे तो वो काम रुक जाएगा। ऐसा कुछ काम नहीं रुकता है, अनलेस कि आप कोई बहुत बहुत हाई उसको क्या बोलते हैं, कुछ बहुत यूनिक सा करना चाह रहे हैं तो इस दुनिया के लिए। परिवार के लिए आप इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जो जो लोग चलते हैं एकदम एकला चलो रे वाले जो होते हैं, वो बहुत अलग टाइप के लोग होते हैं। उनको इस दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा कुछ, ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग हो गए, या महात्मा गांधी जी कह लीजिए, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम कह लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी कह लीजिए, ये लोग बहुत बड़ी उसको लेके चले थे आगे। तो अगर वो शादी ना भी करें, किसी के साथ ना भी रहें तो भी चलेगा, लेकिन आके बात करिए लोगों से, थोड़ा टाइम निकालिए एक दूसरे के लिए।
बात कर लीजिए। और जैसे मैंने बोला कि व्यूज़ में फ्लेक्सिबल रहिए, उनको रिस्पेक्ट करिए। ये नहीं कि आप उनके व्यूज़ अलग है तो आप उनको सीधे डिसरेस्पेक्टफुली रिफ्यूट कर दो। और क्या कर सकते हैं, और हम एक काम ये कर सकते हैं कि एक काम और कर सकते हैं कि आप सुबह उठिए, थोड़ा वॉक करिए। वॉकिंग जो होता है, वॉकिंग और रनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। वॉकिंग आपका एक मेडिटेशन होता है। आप जब वॉक करें, हाँ वॉक जब भी करें, जैसे आजकल के फैशन चल चुका है कि हम या तो ये फ़ोन लगा देते हैं या फिर फ़ोन लेके चलते हैं। वो आप वॉक करिए, बोलिए मत। आप जो अपनी व्यूज़ हैं साइड बाय साइड, कोशिश करिए कि किसी नेचुरल प्लेस कोई मिल जाए जहाँ पेड़ पौधे हों, कुछ एवेन्यूज़ जैसा मिल जाए तो आप वहाँ पे जाइए, बगीचा मिल जाए तो उसमें टहलिए, वॉक करिए। और जो साउंड्स होते हैं चिड़ियों के, सुबह सुबह की जो चहचहाट होती है उसको सुनिए आप, सूरज निकलता है उसको देखिए, उसको फील करिए। ये मेडिटेशन होता है। आपके दिमाग को ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हमारा दिमाग आजकल के टाइम पे बहुत वीक हो गया है, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। उसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं कि एक आता है ब्राह्मी घृत। ब्राह्मी जो होता है वो हमारे ब्रेन का टॉनिक होता है। तो आप जब भी सोने जाएं तो थोड़ा सा गर्म दूध में 1 चम्मच ब्राह्मी घृत मिला लीजिए, और उसमें आप चाहे धागे वाली मिश्री भी थोड़ी बहुत मिला सकते हैं। उसको मिलाकर पी जाइए, पी के सोइए। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद आपके लोनलीनेस या डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो गया या स्ट्रेस हो गया, इन सब में जो आयुर्वेदा है इन सब के लिए एक ही चीज़ बताता है। जो भी चीज़ सोल्यूशन वो देता है, वो उन सबको एक ही तरह ट्रीट करता है। तो आप, और ये सब में कारगर होता है कि आप अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद लेने के लिए क्या करना है कि आपको वही जो आपका दूध होता है उसमें आप ब्राह्मी घृत मिला लीजिए और पीजिए। नींद भी अच्छी आएगी, और ब्रेन का ये टॉनिक होता है जैसे मैंने बताया आपका, वो अच्छे से काम करेगा। और सोने का टाइम फिक्स रखिए, कब सोना है कब उठना है। एटलीस्ट सोने का टाइम फिक्स रखोगे तो धीरे धीरे उठने का टाइम भी अपने आप फिक्स हो जाएगा। ये करना है। उसके अलावा आप कुछ प्राणायाम कर सकते हो। प्राणायाम में सबसे पहले है अनुलोम विलोम। आप लोगों को पता है कि हाँ, अपोजिट नॉस्ट्रिल को सब आज इंडिया में तो हर कोई, कुछ जाने ना जाने, अनुलोम विलोम हर कोई जानता है। आपको सुखासन में या किसी एक आसन में, वज्रासन में या पद्मासन में, जिसमें भी बैठ पाओ। सुखासन ईजी होता है, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे बैठ जाइए क्रॉस लेग करके, और ध्यान मुद्रा में बैठना चाहे तो ध्यान मुद्रा। उसमें क्या करते हैं, अपने इस फर्स्ट फिंगर को थंब पे हल्का सा प्रेस करते हैं हल्का सा, और उसको बैकबोन आपकी सीधी होनी चाहिए। और फिर अपने, अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हैं उसे इनहेल करिए, और अपोजिट से छोड़ दीजिए। फिर अपोजिट से लीजिए, फिर लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये हो गया अनुलोम विलोम। दूसरा आपको करना है भ्रामरी। भ्रामरी में क्या होता है कि आपको अपनी आंखें बंद करना होता है ऐसे, और ये वाला फर्स्ट फिंगर फोरहेड पे रख के, और अपने कान को, ये वाले टिप को उसको बंद कर देते हैं, इसको ऐसे करके बंद कर देते हैं ताकि बाहर की आवाज़ ना आए। और ओम का जाप करते हैं, और जब हम ओम बोलना शुरू करते हैं तो उसमें ओम बोल के मुंह बंद करते हैं, और उसका जो वाइब्रेशन होता है उसको अपने स्कल में फील करते हैं, और उसी में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। ये होता है भ्रामरी का प्रोसेस, जैसे मैं करके दिखा रहा हूं आपको एक। ओम। उसके अलावा होता है उद्गीत। उद्गीत में भी हम सेम काम करते हैं जो भ्रामरी में करते हैं, बस इसमें रहता है कि हम अपनी आंखों और कान को नहीं बंद करते। किसी भी एक मुद्रा में बैठ जाइए, चाहे तो ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, चाहे ये खोल के भी सीधे ही बैठ सकते हैं। ओम। तो ये 3 आप प्राणायाम कर लीजिए, और बाकी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। और किसी को कोई कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इस पर हम लोग और बातें कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल्ड होते हैं। इन पे तो अगर वीडियो बनाना चाहो तो मैं 2-3 दिन तक इस पर वीडियो बना ही सकता हूँ। मैंने इन सब चीज़ों पे इतनी पढ़ाई की है और समझा है। तो खुश रहिए आप, और ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरीवन।